अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। कितनी अच्छी बात से आज के शो का हमने आगाज किया है और वो अच्छी बात है तवाज़ुन। जिंदगी का कोई भी शोबा हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, बैलेंस रहना, तवाज़ुन का होना बहुत जरूरी है। चाहे वो खाना पीना हो, काम करना हो, खेलना कूदना हो, ऑफिस का काम हो या रिश्तों का ख्याल करना हो, जो काम भी हम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें बैलेंस रखें। अगर हम बैलेंस नहीं रखते तो तमाम मामलात बड़े अच्छे तरीके से बिगड़ जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, जिसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो लिहाजा मतवाज़न और बैलेंस ज़िंदगी गुजारना सीखिए, वो चाहे रिश्ते हो या फिर आपका काम। जब आप डगमगाते हैं तो ऑब्वियसली गिरते हैं, तो लिहाजा बैलेंस रखना किसी भी चीज़ की खूबसूरती भी है और आपके लिए अच्छा भी। ये थी आज की अच्छी बात। आज के शो में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। उन इंटरेस्टिंग चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि ज़्यादा उम्र में शादी। आपकी उम्र बढ़ रही है, बच्चियां जो घरों में बैठी हैं उनकी ज़्यादा उम्र हो जाती है और शादी ब्याह, जिस तरह हमने जहेज़ का एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो जहेज़ तो वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन और क्या वजह है कि लड़कियां, ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है और उनकी शादी के जो मसाइल हैं वो उनको फेस करने पड़ते हैं। ये एक मामला ऐसा है जिसको हम बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। जी हाँ, और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि शादी डिले होती है, और जब शादी डिले आपकी होती है और लेट शादी होती है, उसमें मर्द हजरात भी शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल कुछ ट्रेंड भी हमारे यहाँ बन गया है कि बहुत देर से शादी करना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन ख़ासकर लड़कियों में या मेल में भी हम कह सकते हैं बहुत से कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो जाते हैं। आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं रख पाते हैं। क्या ऐसा ही है? इस पर हम बड़ी तफसील से बात करेंगे। हमारे साथ माहिर नफ्सियात भी होंगी, मिसेस खान भी होंगी, और अभी हमारे लाउंज में डॉक्टर साइमा भी मौजूद है। आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे, लेकिन डिस्कशन हम आपसे बाद में करेंगे। ये हम अपने तमाम मेहमानों का आपको तारुफ करवाया, और ज़ाहिर है सुबह सवेरे पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं कि आपको भी शामिल करें, और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल के जरिए हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। बड़ी उम्र की शादियों की वजह क्या होती है? मजबूरी होती है, ये लोग अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, और क्या क्या पॉसिबल इसकी रीजंस हो सकती हैं, और अगर बड़ी उम्र में शादी होती है तो उसमें क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, इस पर हम करेंगे बात। अपने पैनल का तारुफ करा देते हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रही हैं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। और आपसे बहुत अच्छी आज जो डिस्कशन है, ख़ास तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी तो वैसे कोशिश होती है कि सुबह सवेरे पाकिस्तान देखने वालों को बहुत इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें जो हम सोशली फील कर रहे होते हैं, हम उनको डिस्कस करने से थोड़ा सा घबराते हैं, वो हम अपने शो में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ दो गेस्ट्स और भी मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जनाब वन एंड ओनली मिसेस खान, मैच मेकर हैं आप, पहले भी हमारे शोज़ का हिस्सा रही हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और माहिर नफ्सियात आयशा हमीद साहिबा भी हमारे इस पैनल का हिस्सा हैं, जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं बड़ी उम्र की शादियाँ। जी हाँ, और मिसेस खान से आगाज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान, कैसी हैं आप? मिसेस खान बिल्कुल ठीक हैं। भागती हुई किचन से उठाया पर्स और भागकर इधर आ गई। अब आई डोंट नो, कपड़े भी घर के पहने हुए, आकर लिपस्टिक लगा कर बैठ। आप बहुत अच्छी लग रही हैं मिसेस खान, टेंशन नहीं ले, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आई डोंट नो, घर के कपड़ों में आ गई हूँ। ये तो आपको पता चल गया होगा। हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी उम्र की शादी, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे वजह क्या होती है? मजबूरी होती है, जैसे कि हमने पहले भी आपसे ही बात की थी जब हमने जहेज़ का टॉपिक रखा था, कि इसी वजह से लोग, लड़कियों की उम्रें गुजर जाती हैं कि उनके माँ बाप जहेज़ अफोर्ड नहीं कर सकते। मजबूरी होती है या इसके अलावा कोई और वजूहात भी होती है? नहीं, बाज़ दफ़ा मजबूरी भी होती है। एट टाइम्स ये होता है कि लड़कियां पढ़ रही हैं तो पढ़ रही हैं, एमफिल भी कर लिया, पीएचडी भी कर लिया, बट ये है कि अब ना दे आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब भी मिल जाती है, स्टिल दे आर नॉट कंटेंटेड। अब फिर ये होता है कि टाइम निकल जाता है, अबव 30-35 ईयर्स की हो जाती है, फिर उनको होश आती, अरे ऑल माई फ्रेंड्स आर मैरिड, अराउंड मी एवरीबडी इज़ मैरिड, सबकी शादियाँ हो गई हुई हैं और मैं ही बगैर शादी के रह गई हूँ। फिर जब वो रियलाइज़ कर रही होती है कि अब मेरी शादी क्यों नहीं हुई, फिर वो थोड़ा थोड़ा अब आप देखेंगे कि वो खिसक रही होती हैं और डिप्रेशन में चली जाती हैं। डिप्रेशन के बाद देखें कि वो लोगों से, फ्रेंड्स से मिलना जुलना भी थोड़ा सा
स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उनकी बच्चों की बर्थडेज आ रही होती हैं, हस्बैंड्स के साथ घूम रही होती हैं, तो वो डिप्रेस हो जाती हैं, फिर वो लोनली फील करती है। बहन भाइयों की शादी हो जाती है, माँ को उस वक्त हम पढ़ रहे हैं, हमने नहीं शादी करनी, अभी टाइम नहीं हुआ। मिसेस खान, सिर्फ एक ही वजह होती है कि बच्चियां पढ़ रही मोटिवेट करें। जी मिसेस खान, एक ही वजह होती है कि बच्चियां पढ़ रही होती हैं और इस वजह से उनकी शादी लेट होती है? एक तो वजह ये होती है, डॉक्टर्स यूजुअली वो फिर FCPS कर रही होती हैं, और फिर वो व्हाट नॉट, वो अमेरिका USMLE कर रही होती है, USMLE वगैरह करते करते 8 साल 9 साल लग जाते हैं, बाय द टाइम दे गेट अ गुड जॉब। तो अब आप खुद सोचे 33-34 साल तो उम्र कहीं नहीं गई, फिर टू गेट द राइट मैच दे ऑलवेज आस्किंग मी फॉर अ डॉक्टर। भाई लड़के इतने नहीं पढ़ते, लड़के जल्दी से जॉब्स ढूंढने के चक्कर में होते हैं। MBBS किया, वहाँ पे MBA किया, फार्मासिस्ट बन गए या कुछ और उन्होंने शॉर्टकट ले लिया, एंड दे आर माशाल्लाह वेल प्लेस्ड। लड़कियाँ रगड़े जा रही हैं, अपने दिमाग को रगड़े जा रही हैं, आगे आगे बढ़ रही हैं, उस हिसाब से हमें लड़के मिलते हैं। ऑल राइट मिसेस खान, ऑल राइट मिसेस खान, लेकिन मामलात और भी बहुत देखने में आते हैं, ख़ासतौर पर मुआशरे का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें भी हम सुनाकर बहुत ये सोचते हैं कि ओके नाउ इट्स टाइम टू गेट मैरिड, लेकिन बहुत से घरों में ऐसा हो जाता है। जहेज के प्रॉब्लम के अलावा भी देखिए बहुत से घरों में ऐसा भी हो जाता है कि 2-3 बेटियां हैं, तो रिश्ता अगर आया है तो छोटी पसंद आ गई तो उसकी शादी तय हो जाती है, बड़ी रह जाती है। और खुदा के लिए छोटी की कर दो, छोटी की कर दो ना, क्यों बड़ी की होगी? अभी भी बहुत औरतें, मिसेस खान वो जो है ना फील करेगी, मिसेस खान मैंने कहा नहीं हम ये अच्छी लगेगी, खूबसूरत लगेगी, उसका भी रिश्ता आ जाएगा। नहीं, आप सही कह रही हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा था। बट द पॉइंट इज, आयशा अमित साहिबा आप कहिएगा आइडियल एज क्या है? देखिए लड़का जो है उस पर और बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, और उसकी शादी के लिए इतनी हर्डल्स नहीं आती हैं अगर उसकी एज ज़्यादा हो रही है, लेकिन लड़की के लिए आती है। लड़की के लिए एक आइडियल एज क्या होनी चाहिए शादी की? और जहां शादियां डिले हो जाती हैं, आपके ख्याल में कोई साइकी रीज़न भी होती है इसके पीछे? लड़कियों की शादी की जो आप वजह कह रहे हैं कि ये वजह, जैसे मिसेस खान ने कहा कि वो पढ़ाई में बिज़ी होती हैं, इस वजह से शादी नहीं कर रही होती, थोड़ा सा मैं इससे इख्तलाफ करूँगी कि मीन इट्स वन ऑफ द रीज़न, मगर ये सारी उस चीज़ को कवर नहीं करती। हमारे यहाँ जो एक सोसाइटी में एक नॉर्म्स हैं, उसमें ओबियसली ये एक वो है कि जी लड़की पढ़ी लिखी भी हो, लड़की कम उम्र भी हो, खूबसूरत भी हो, ये सब चीज़ें एक लड़की से मांगी जा रही होती हैं। और ये सारी चीज़ें ओबियसली ये पूरा कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बो जो आप मांग रहे हैं, ये एक लड़के वाले आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हों, जो कि नहीं मौजूद होता, तो फॉर श्योर रिश्तों की कमी ये एक और रीज़न होती है जिसकी वजह से लोग अपनी बेटी को कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी कहें कम पढ़े लिखे लड़के से शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। अब जब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं होते और वो एक आइडियल मैच के लिए को ढूंढ रहे होते हैं, तो ये एक रीज़न बनती है लड़कियों की उम्र के थोड़ा ज़्यादा होने में। दूसरा फिर वही कि अब जब आपको नहीं कोई अच्छा रिश्ता मिल रहा, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हार्म नहीं है कि लड़की अपनी जो भी है अपना करियर, अपने एजुकेशन उसको कंटिन्यू करे, और अपनी जो भी उसकी लाइफ में गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करे, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिक हो जाएगी। अगर वो स्टैटिक हो जाती है तो तब ये मसले आपको ज़्यादा फील होते हैं कि जो डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं। मगर अगर वो अपनी लाइफ को किसी और सिम्त में लेके चल रही है, तो ये वाले जो डिप्रेशन वाले मसले हैं ये आना थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि वो बिज़ी है, उसके पास कंपैरिजन करने का टाइम नहीं है कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरी दोस्त जिसकी जल्दी एज में शादी हो गई है वो कितनी खुश है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें देखने वाली हैं।
बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी का एक है। अलमिया है। हमने जी। पूरा शो इस पर किया था। जहेज पर कहा तो जाता है जहेज एक लानत है, लेकिन पता नहीं क्यों उसको मजबूरियां और पाँव की बेड़ियां बना दिया गया है। इट इज सो मच अगेंस्ट आवर रिलीजन। हमारे Yes. रिलीजन में तो डाउरी है ही नहीं। हमारा जो इंडियन कल्चर ने हमारे पे इतना इन्फ्लुएंस किया हुआ है, उसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आ गए हमारी और सोसाइटी के ऊपर। ये एक बहुत बड़ी वजह कह सकते हैं जिसकी वजह से बहुत सी बच्चियां घरों में बैठी रह जाती हैं और बहुत से घरानों में फिर बहुएं नहीं ब्याह कर आती क्योंकि उनकी जो एक कमाने का और फिर लड़कियों की तरफ से भी शर्त रख दी जाती है कि बड़ा कुछ होना चाहिए, कोई ज़मीनें, कोई जायदाद। जैसे मिसेस खान अक्सर हमें बताती भी रहती हैं कि क्या क्या डिमांड्स होती हैं। तो अगेन मिसेस खान आपकी तरफ आएंगे, जब आप किसी का रिश्ता करवाती हैं तो क्या डिमांड होती है जिसकी वजह से फिर रिश्ता रिजेक्ट होता है, और कोई ऐसी एग्जांपल है कि जहां पर किसी डिमांड की वजह से, ख़ास स्पेसिफिक डिमांड की वजह से वो रिश्ता हो नहीं पाया, उस लड़की की उम्र ज़्यादा हो गई? अच्छा, अब जहेज को लोग नहीं कहते कि जहेज लाए, अब वो कहते हैं कि पढ़ी लिखी हो, कमा कर लाए। अब वो चाहते हैं कि कोई डॉक्टर ही हो, अब वो चाहते हैं कोई MBA समथिंग गुड प्रोफेशन में हो। जहेज तो 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इज़ जहेज? कपड़े लगते, ये तो ये क्या नाम, टीवी ले आए, ये ले आया, वो ले आए, घर के बिस्तर चादरें, वो चीज़ें, ज़माना वो चला गया। The girl should be educated, she should be earning member of the family, and I also believe in this. Okay, कि तो लड़की को Mrs. Khan, जो है ना आपके वो ख्याल पढ़ा में- लिखा होना चाहिए। हाँ, इसलिए आपके I ख्याल tell you में- one thing why. आपके ख्याल में मिसेस खान छोटी उम्र की शादी ज्यादा कामयाब है या बड़ी उम्र की शादी? दोनों ये यहाँ पर आपके यहाँ पर अगर ग्रे मैटर ज़्यादा है, दिमाग आपका तेज़ है, लड़कियाँ आजकल बड़ी जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, तो अब उनको 29, 30, 32, 35 पे तो क्यों लेकर जाना? अब आप उनको 22, 24 में कर दें। अगर वो लायक है बच्ची, इंटेलिजेंट है लड़की, हमने भी पढ़ा, हमारी बच्ची ने भी पढ़ा। माई डॉटर इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इफ़ यू टॉक टू हर, माशाअल्लाह, उसकी BA में थी तो उसकी शादी हुई, उसने बाद में पढ़ाई शुरू की और वो एक्सीलेंट डिज़ाइनर भी है, क्या मल्टीपल चीज़ें उसके अंदर हैं। शी इज़ अ वेरी वेरी माशाल्लाह इंटेलिजेंट। सेम माई डॉटर इन लॉ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सेम माई ग्रैंड डॉटर इन लॉज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दे वेरी इंटेलिजेंट। ये आपको कुछ जीन से भी मिलता है, कुछ आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है, कुछ वो इतना ट्रैवल करती हैं, वो दुनिया जाती हैं, पूरी दुनिया घूमती है। 7 साल की बच्चियाँ, आप उसको देखें, उनका IQ लेवल कितना अच्छा है। तो खैर बहरहाल ये है कि अगर लड़की इंटेलिजेंट है, उसमें कुछ ग्रो करने का, उसके अंदर कुछ मादा ऐसा है कि वो कुछ भी डिज़ाइनिंग भी कर सकती है, वो पढ़ भी सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। अगर उसकी जल्दी शादी हो जाए 20, 21, 22 साल में, आई थिंक दैट इज़ गुड। अगर उसको पढ़ना है वो पढ़ भी लेगी, अगर उसको कोई काम करना है वो कर भी लेगी। ये जर्म्स उसके अंदर से 15-16 साल से ही पता चल जाते हैं कि वो क्या चीज़ बनना चाहती है। तो डोंट डिले द मैरिजेस अननेसेसरली। नाउ लाइक सी, अगर मेरी बेटी होती, बेटी की बेटा है ना, अगर वो बेटी होती तो मैं ग्रेट ग्रैंड मदर होती, इस वक्त मैं प्रणानी होती। तो आई से दिस, हमारे यहाँ 18-20 साल में, 20 साल में शादी 21 साल में कर देते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस उम्र में शादी कर देनी चाहिए। कहीं आपकी मतलब जाहिर है, जब आप शादी करवाती हैं, आपके पास लड़के वाले भी आते हैं, लड़की वाले भी आते हैं, तो ऐसा कोई केस सामने आया आपके कि बहुत ज़्यादा जहेज़ की डिमांड की जा रही हो और उस लड़की की उम्र इस वजह से निकल गई हो कि जहेज़ वो उसके पेरेंट्स नहीं दे सकते? 4-5 रिजेक्शंस आ गई हो जो डिले की वजह बनी हो। अब आप जहेज नहीं आती, वो ये चाहती है लड़की की क्या क्वालिफिकेशन है, मतलब कि वो सारी जिंदगी क्या जहेज लाती रहेगी। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन में फिर जॉब भी तो जोड़ देते होंगे ना? नहीं, क्वालिफिकेशन में जॉब भी तो आएगी। मतलब बहुत सी लड़कियां ऐसी भी हैं जो पढ़ी लिखी होती हैं लेकिन वो जॉब नहीं करती, लेकिन प्रेफरेंस ये होती है कि वो जॉब करती हो। वो लोग पूछते हैं जॉब करती हुई हो, डॉक्टर होगी जॉब करेगी, MBA होगी जॉब करेगी, फार्मासिस्ट होगी जॉब करेगी, CA होगी जॉब करेगी, CMA होगी जॉब करेगी, ICMA ACCA होगी, क्या इतना नहीं तो पढ़ के BA ना कर ले लड़की। तो ये लड़कियां जो होती हैं जॉब करती हैं, और ये लड़कियां लड़कों से बेहतर जॉब्स कर रही हैं। आपकी लड़की जो है ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, आपकी लड़की जो है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। लड़का जो होगा सीट से उठेगा वॉशरूम जा रहा है, सीट से उठेगा वो पान खाने जा रहा है, सीट से उठेगा वो सिगरेट पीने जा रहा है। लड़की तो कॉन्स्टेंटली अपनी जगह बैठी हुई बहुत एफिशिएंट है हमारी लड़कियाँ, और हार्ड वर्किंग वो काम कर रही है। लड़का जो है उठ के बातों में लग जाएगा, ये वो नो, गर्ल्स आर नॉट लाइक, दे आर वेरी डेडिकेटेड
and honest to their work. ठीक है मिसेस खान, अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आयशा हमीद साहिबा, डॉक्टर साइमा साहिबा, एक सवाल ये भी रखेंगे आयशा हमीद साहिबा से स्पेशली, जिस तरह मिसेस खान से भी सवाल किया कि जो छोटी उम्र की शादी होती है वो कामयाब होती है या बड़ी उम्र की शादी कामयाब होती है। जहेज़ तो एक लानत है और एक बहुत बड़ी वजह भी है जिसकी वजह से बच्चियाँ अपने घरों में बैठती हैं, लेकिन इसके अलावा और सोसाइटी में बड़ी बड़ी वजूहात क्या हो सकती है जिसकी वजह से शादी की उम्र गुजर जाती है। बिल्कुल, ये डिस्कस करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं बड़ी उम्र की शादियां। अब क्या ये मजबूरी है या मामला कुछ और है? और ख़ास तौर पर जिस तरह ब्रेक से पहले मिसेस खान ये कह रही थी कि अब जहेज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती, बल्कि ये प्रेफरेंस ज़्यादा दी जाती है कि लड़की पढ़ी लिखी कितनी है और जॉब कौन सी करती है और कितने की करती है। लाइक फिर पैसा ही आ गया बीच में। खैर, अब जिस तरह हम ये बात कर रहे हैं कि छोटी उम्र की शादी ज़्यादा कामयाब रहती है या बड़ी उम्र की शादी, मिसेस खान तो कह रही हैं कि दोनों सही रहती हैं। आयशा, आपके ख्याल में शादी करने की आइडियल उम्र जब गुजर जाती है तो ज़हनी असरात क्या होते हैं उस एक पर्सनैलिटी पे? देखिए, पहले तो आपको ये मार्क करना पड़ेगा कि आप आइडियल एज कह किसको रहे हैं। आइडियल एज हर इंसान की पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक आइडियल एज है। फॉर श्योर बच्ची या बच्चा एडल्ट है और वो एक प्रॉपर अपनी लाइफ सही से गुजार सकता है, फैसले कर सकता है, तो आई थिंक यही उसकी आइडियल एज है। उसके अलावा फिर और सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि जैसे जो फाइनेंशली वो बच्चा या वो बच्ची कितनी स्टेबल है, क्योंकि ओबियसली बगैर फाइनेंस के आप एक लाइफ जो है वो नहीं गुजार सक रहे होते ना। तो ये जो कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं ये हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम ये मार्क करते हैं कि कौन सी आइडियल एज किसके लिए क्या है। तो जैसे मिसेस खान ने कहा कि जी हमारी डिमांड है, सोसाइटी की आजकल ये डिमांड है कि बच्ची बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत अच्छे प्रोफेशन से हो, जॉब करती हो। तो देखिए, ये एक जो फैक्टर हमारी सोसाइटी मांग रही है, तो वो बच्ची या वो लड़की यंग एज की नहीं हो सकती। आजकल 17-18 ईयर्स में तो सिर्फ ओ लेवल्स हो रहा है। अब ओ लेवल्स आपकी कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है कि जिससे हम ये कहें कि वो बच्ची बहुत कहीं फाइनेंशियली कुछ अर्न कर सकेगी। 20-22 साल की बच्ची हो, अच्छा, इवन देखिए 20-22 साल में भी आप एक प्रोफेशनल डिग्री अगर लेने जा रहे हैं तो आप वो 20-22 साल में नहीं अब आजकल ले सकते हैं। आपको उसमें थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। ये पहले की आज से 10-12 साल पहले अगर हम देखें तो हाँ, 20-22 साल की लड़की जो थी वो एक्सेप्टेबल थी और उसकी शादी हो जाया करती थी। मगर जब आपकी सोसाइटी इतनी डिमांडिंग होती जाएगी तो ओबियसली एज जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि जी उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो फॉर श्योर जब आप को एक चीज़ मिल रही है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आएंगे। तो वो साइड इफ़ेक्ट्स जो आते हैं उसमें ये आता है कि लड़की अगर फाइनेंशियली स्टेबल है और लड़की का अपना एक करियर है जिसको वो फॉलो कर रही है, उसके कुछ अपने एम्बिशंस हैं, तो फिर वो आपके घर में आके आपकी हर छोटी छोटी बात के ऊपर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार ना हो। क्योंकि जब आप एक पढ़ी लिखी लड़की जिसका पास माशाल्लाह एक्सपोजर भी है, सब कुछ है, तो वो उसकी एक अपना थॉट प्रोसेस है, एक अपनी पर्सनालिटी बन चुकी है, तो वो आपसे बातों में इख्तलाफ करेगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। अगर वो करती है, आपसे क्वेश्चन करती है या आपकी जो एक लाइफस्टाइल है उसमें थोड़ी चेंज लाना चाहती है, तो फिर बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो कि जो आप पढ़ी लिखी लड़की ला रहे हैं वो अपना एक दिमाग, अपनी एक शख्सियत लेके आएगी। अब मसला ये होता है कि हमें चाहिए पढ़ी लिखी लड़की, मगर हम उसकी इन सब चीज़ों के लिए, जो उसकी बाकी जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, उसके लिए हम रेडी नहीं हैं। तो वहाँ पे आके फिर मीन सास को भी प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे आके ओबियसली हस्बैंड को भी प्रॉब्लम होता है, बाकी जो इन लॉज हैं वो भी उस तरह की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की लड़की को कबूल करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। और वो खुद भी लड़की ओबियसली छोटी छोटी बातों के पे मसले उनके होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल राइट, डॉक्टर साइमा वांट्स टू ऐड समथिंग। मैं ये कहूँगी कि पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो होती हैं वो ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं।
हर चीज़ को, लाइक दे आर मोर कॉम्प्रोमाइजिंग, दे कैन बी गुड कुक, बी गुड हाउस कीपर्स, लाइक दे कैन बी गुड मदर्स। तो वो पढ़ी लिखी लड़कियों में ये चीज़ें आ जाती हैं कि वो हर चीज़ में दे आर गुड एट इट, तो वो एडजस्ट कर लेती हैं। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छी जो है ना, उनकी शादियाँ अच्छी, ज़्यादा कामयाब हो जाती हैं। मिसेस खान, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो रिजिड नहीं होती, लाइक ऑर्थोडॉक्स नहीं होती और रिजिड नहीं होती लाइक अनएजुकेटेड। अगर उनमें एजुकेशन होगी, उनमें टॉलरेंस भी होगी, वो फ्लेक्सिबल भी होगी और अकोमोडेटिव भी होगी। सॉरी, इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। मैं जो बात कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि अनएजुकेटेड लड़की, मैं ये कह रही हूँ कि यंग एज की लड़की और बड़ी एज की लड़की, हम इसकी बात कर रहे हैं। एजुकेशन फॉर श्योर जब आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम करता है तो वो आपके इन सब चीज़ों को लाता है, आपके अंदर टॉलरेंस लेके आता है। मगर मैं सिर्फ ये जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि जब एक ज़्यादा एज की लड़की, अगर सपोज़ हम ये बात करते हैं कि जी 35 एक ज़्यादा एज है, तो 35 तक आके उसकी एक पर्सनैलिटी बिल्डअप हो चुकी है। अब उसके अंदर चेंज लाना, फॉर श्योर वो आपके साथ फ्लेक्सिबल भी होगी, वो चीज़ें अपनी जो उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन चुकी है वो आपको उसके बेनिफिट्स नज़र आएंगे। मगर ये कि अब एट द एज ऑफ 35 चेंज लाना इतना आसान काम नहीं होता। तो इसके लिए अगर आप शादी कर रहे हैं और आप 35 की एज की लड़की से शादी कर रहे हैं तो बी रेडी कि वो एक मजबूत पर्सनालिटी बना के आ चुकी है, तो अब आप उसको चेंज करने की कोशिश मत। अच्छा, मैं दिमाग में अभी बड़ा अच्छा पॉइंट है, हाँ, ये कि देखें अब लड़कियों को, ये लड़की वालों को होता है उफ, ये ज़रा सा मैच मिसेस खान, ये 9-10 साल बहुत बड़ा मैच है, तुम देखो तो उसमें और क्वालिटीज़ कितनी हैं, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना अच्छा कमा रहा है, अच्छा चलो 25-26 साल का लड़का देती हूँ तुम्हें, अभी तो वो बेचारा लाइफ स्टार्ट कर रहा है और आपको तो सब चीज़ें चाहिए। सो व्हाट, मेरे बेटी दामाद में 10-11 साल का फ़र्क है, 22 साल का बच्चा 23वें साल में उसका बच्चा है, वो तो मेरी बेटी भी लड़की खैर लगती है, वो दामाद भी एज स्मार्ट एज एवरग्रीन, वो इतना यंग मेरा दामाद स्मार्ट है। तो ये क्या बात है कि लड़की वालों ने एक सेट कर लिया हुआ है। नहीं मिसेस खान 3-4 साल, हाई 6 साल बड़ा है, मैंने कहा इतना अच्छा पढ़ा लिखा 6 साल, अरे भाई 6 साल नहीं मिसेस खान, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, वो 2-3 साल का फ़र्क मांग रहे, तो फिर तो भाई तुम पढ़ता हुआ ले लो, पाल लो उसको और जॉब लगवा देना फिर। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा साहिबा, आप इस पे कमेंट कर दीजिएगा। लड़कों की जब शादी लेट होती है और जैसे मिसेस खान इश्यूज भी बता रही हैं कि लड़की वालों की डिमांड होती है कि ज़्यादा गैप ना हो, बड़ी उम्र का लड़का ना हो, तो बहुत से लड़कों की शादी की उम्र इसलिए भी गुजर जाती है या ओवर एज हम कह लें हो जाती है कि वो अपने घर वालों को, बहन भाइयों को सेटल कर रहे होते हैं और इस चक्कर में उनकी एज गुजर जाती है। हम लड़कियों पर तो बात कर रहे हैं कि उनको किस किस्म के ज़हनी मसाइल का सामना हो सकता है, तो इस तरह के जो मर्द हजरात होते हैं, लड़के होते हैं, उनके ज़हनी मसाइल किस किस्म के होते हैं और किस किस्म की उनकी कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं एक्चुअली जो नफ्सियाती तौर पर जिसमें वो मुब्तला हो सकते हैं? देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम शुरू करते हुए कहा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। अगर आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, वो चाहे किसी भी जगह पे आप कहीं पे भी अपनी लाइफ को किसी भी चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फॉर श्योर उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो आपकी सेहत हो, आपकी फैमिली लाइफ हो, कुछ भी हो, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू होते हैं। अच्छा, अब हम पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर है वो अभी यूरोपियन कल्चर के जैसा तो नहीं है। हमारे यहाँ जो हमारी सोसाइटी है उसमें आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर जल्दी उनकी शादियाँ हो गई हैं या ये कहें कि राइट टाइम पे उन लोगों की शादियाँ हो गई हैं और आपकी अभी शादी नहीं हुई, तो वो लोग बिज़ी हैं अपनी फैमिली लाइफ में और आपके जो एक फ्रेंड सर्कल है उसमें फ़र्क आना शुरू हो गया है क्योंकि आप अकेले रह गए हैं। तो सबसे पहले जो आप प्रॉब्लम फेस करते हैं वो आइसोलेशन का है कि आप आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेट होता शुरू हो जाते हैं। अब वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, दोनों जो है वो ये आइसोलेशन जो है ये इसका उनको जब एक दफ़ा वो आइसोलेटेड होते हैं तो फिर फॉर श्योर वो और चीज़ों में फिर हम ये भी कह सकते हैं कि फिर वो खुशी के लिए या किसी और पर्पस के लिए वो ड्रग्स भी ले सकते हैं, वो
किसी और बुरे काम में भी, Inactive हो हाँ, जाते हैं। बुरे काम में एक भी पॉइंट और है इन्वॉल्व ना, हो सकते हैं। एक पॉइंट और है आयशा साहिबा, देखिए अब आपकी बातों में ही लाइक जिस तरह आप बता रही हैं कि एक आइसोलेशन में चले जाते हैं। देखिए कुछ लोग जो जिम्मेदारी समझते हैं अपनी, लेट सपोज बड़ा बेटा है घर का, तो अगर उसके 4-5 बहन भाई हैं तो वो ये कहता है नहीं मैं पहले इनकी सबकी शादियां करूंगा फिर अपनी करवाऊंगा, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना हमारी सोसाइटी का। उसमें इन देखिए, कंडीशंस ये में बहुत किस बड़ा तरह? प्रॉब्लम है। यस, देखिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और मगर आप किसी की ज़ात को निगलेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो सपोज़ आपका बड़ा बेटा है तो ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो पूरे घर को देखे। मीन, और ये कहाँ लिखा है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो तब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ये हमारी एक एजम्पशन होती है ना कि नहीं अब उसकी शादी हो जाएगी तो वो अपनी फैमिली को देखना शुरू कर देगा, वो आप लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं देखेगा। तो उसमें देखा जाए तो थोड़ी सी एक सेल्फिश अप्रोच आ जाती है कि हम अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसकी लाइफ को पीछे रख रहे हैं और अपनी ज़ात को आगे रख रहे हैं। तो उसमें जब उसकी ज़ात की नफ़ी होगी, जब उसकी ज़ात की नफ़ी होगी तो फॉर श्योर देखिए वो जो प्रॉब्लम्स फेस करेगा वो तो करेगा, और उसको कोई उस वक्त हेल्प आउट नहीं करेगा, क्योंकि चाहे जो छोटे बहन भाई हों, जो भी कोई हो, वो आपकी बात में डॉक्टर साइमा भी कुछ ऐड करना चाह रही हैं, आपका पॉइंट आ गया जी। बस मैं यही ऐड करना चाह रही हूँ कि वो बाय द टाइम वो सब लोगों की शादियां हो जाएगी, ही विल बी लेफ्ट अलोन। तो वो ये बिल्कुल वो कर सकता है, वो अपनी पहले शादी कर ले, उसके बाद उनकी शादियां करें, वो उसको कुर्बानी का बकरा बनने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ही विल सफर इन द एंड। लेकिन किस तरह लड़ा किस तरह जाए ना। देखिए हमारी अब मुझे एक और दुआ टॉपिक मिल गया है, जो हमारा बहुत बड़ा सोशल इशू है वो है अजम्पशन। ठीक है, हम खुद से सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। टाइम कि एवरीबॉडी शुड स्पीक अप। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया जब वो बेचारे कुर्बानी के बकरे बन के कमा के सब अपने बहन भाइयों को सेटल डाउन कर लेते थे, और एंड में ये होता था कि वो अकेले बैठे होते थे, मामू और चाचा बने बैठे होते थे, और उनकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती थी। लेकिन अब आई थिंक इट्स टाइम कि लोगों को बोलना चाहिए कि मैं ठीक है, मैं शादी कर रहा हूँ, मैं अपने आप लोगों को भी देखूंगा और खुद भी देखूंगा। ऑल राइट मिसेस खान, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप मैच्योरिटी को ज़्यादा वोट देंगी या फिर पैसे को, या फिर छोटी उम्र को, या फिर बड़ी उम्र को, तो आपका वोट किसके साथ होगा? मैच्योरिटी को, और हमेशा एक हेल्दी मदर जो होगी, जो जिसने सारी ज़िंदगी अच्छा खाया पिया होगा, वो हमेशा अच्छा बच्चा डिलीवर करेगी। अब ये जो लड़कियां ना, ये नहीं खाना मोटे हो जाएंगे, ये नहीं खाना डाइटिंग करनी, ये नहीं उनके कभी भी बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे। ओके हम तो सब कुछ खाते पीते थे, हम तो आम भी खूब खाते थे, ड्राई फ्रूट भी खूब खाते थे, और अभी इस उम्र में चल भी लेते 70 साल वैसे में। एक आफ्टर 2 years I'll be 70। मिसेस खान, आपकी किस एज में शादी हुई? आपकी क्या एज थी मेरी जब आपकी शादी? 21 में हो गई थी। अच्छा। I was 20 I crossed 20 at 21 में लगी थी तो हो गई थी। अच्छा माशाल्लाह। तो आप ज़्यादा एडवाइस यही करती हैं कि इसी एज में शादी हो जानी चाहिए? हाँ, और MBA कितने साल में, 23 years में आप MBA कर लेते हैं। परसों मेरे पास एक बच्ची आई है 23 years की, ऑयल कंपनी में उसकी जॉब लगी हुई। अरे भाई, मैं उसकी शक्ल देखती रही, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, एंड आई रियली अप्रिशिएटेड एंड आई एडमायर्ड हर। मैं तो इतना ज़्यादा करती हूँ, 23 साल की NAD से कर लेती हैं, बाज़ बच्चियाँ इतनी इंटेलिजेंट होती हैं, एंड बिकॉज ऑफ द इंटेलिजेंस दे गेट गुड जॉब्स। मिसेस खान, वो जो लड़की आई थी वो रिश्ते के लिए आई थी आपके पास? और मदर उसकी 21 ग्रेड में डॉक्टर, देखो ना, अच्छी माँ थी तो अच्छा मिसेस बच्चा खान, हुआ ना। मतलब इतनी पढ़ी लिखी बच्ची और उसकी जो मदर है वो भी एक अच्छी जॉब पे, तो उनके लिए भी रिश्ता नहीं था? उनके लिए भी रिश्ता नहीं था, आपके पास आई? एक बात बताओ ना, रिश्ता इसलिए दे वांट, भाई थोड़ा सा तो ऑप्शंस चाहिए होते हैं, इफ नॉट देन दिस भाई। अब उनको भी एक इस लेवल का लड़का चाहिए ना, अब फैमिली में नहीं होगा। मदर इज इन हैदराबाद, द गर्ल इज इन हेयर इन कराची विद नानी। उनकी पोस्टिंग वो हैदराबाद में हुई है, तो देयर मैनी सर्टेन फैक्टर्स ये कि मिसेस खान बैठी हैं, तो फिर प्रोफेशनलिज्म और हम जो कंपैटिबल मैचेस मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, चॉइसेस बहुत सारी हो, और इसी चॉइसेस में असल चॉइस मिलती नहीं है। कंपैटिबिलिटी भी तो चाहिए ना, कंपैटिबिलिटी। वो बच्ची यहाँ पर है, अब हम यहाँ का लड़का तो नहीं लाएंगे ना, 18-20 का लड़का जरूर ले आओ, जरा सा कम हो कुछ नहीं होता। लड़कियां अगर जरा कम से लड़के से भी कर लेंगी तो कुछ फर्क नहीं। बाहर की औरतें देखें कितना कमा रही हैं, अगर उनका हस्बैंड जरा कम कमा रहा है तो सो व्हाट। लेकिन मिसेस खान, जो बातें आप कर रही हैं, मिसेस खान जो बातें आप कर रही हैं, ये बातें बहुत अच्छी हैं और ये फैक्ट्स हैं, ट्रू हैं, लेकिन ये बातें वो हैं जो घर में सिखाई जाती हैं, मर्द को, औरत को। पढ़ा लिखा हो,
पढ़ा लिखा हो, ज़रा सा कम कमा रहा हो तो कोई हर्ज नहीं भाई, आपको लोगों का मेंटल लेवल तो मिल रहा है ना। पैसा क्या है, पैसा ज़रा कम ज़रा ज़्यादा, कल क्या पता वो तुमसे बहुत ज़्यादा कमाने लग जाए। ओके That's my point। अच्छा, इट्स ऑल योर किस्मत एक्चुअली। आप किसी नॉर्मल से भी शादी कर लें अपने बच्चे की और उसके बाद वो इतना फ्लरिश कर जाते हैं कई दफ़ा। इट्स ऑल योर किस्मत एक्चुअली। बिल्कुल। ओके मिसेस खान, हमारे पास ना ये बहुत किस्मत कॉल्स होती है, आती हैं, ये- मैसेजेस आते हैं सोशल मीडिया पे भी, तो आपके पास लाइक स्टैंड बाय कितने रिश्ते होते हैं अगर आपसे कंसल्ट करना चाहें, वो लोग राब्ता करना चाहें? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीबों के लिए फ्री, ओके गरीबों के लिए फ्री लिस्ट बनी हुई है, गरीबों के लिए nice। फ्री। सही। आयशा साहिबा, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, क्या एडवाइस करना चाहेंगी ऐसी लड़कियों को जो कुछ बनने के लिए कहती हैं बन जाएं फिर शादी करें, और ऐसे लड़कों को जिन पर बहुत जिम्मेदारियां हैं और वो उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते अपनी उम्र गुजार देते हैं? देखिए, मेरी एडवाइस यही होगी कि हम जो जिस चीज़ से हमने शुरू किया था कि बैलेंस, आप हमेशा टूटते वहाँ से हैं जो आपके वीक पॉइंट्स होते हैं, और अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे भी आप कोई चीज़ वीकनेस छोड़ेंगे वहाँ से ही हमेशा कहें कि वहीं से हमला होगा। तो अगर आप अपनी ये वाली चीज़ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आप एक्सेल करेंगे और अपनी शादी नहीं कर रहे और एक्सेल करना चाह रहे हैं, तो आप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ में लाइक अपने जॉब में तो एक्सेल कर लेंगे, मगर अपनी जो आपकी एक पूरी ज़िंदगी है उसमें आप हो सकता है उस तरह एक्सेल ना कर सके। तो आपको अपने सारी शोबों को, अपनी हर चीज़ को देखते हुए चलना है, और एक कामयाब इंसान वही होता है जो पूरी ज़िंदगी के हर अपनी चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करे। ये लड़कों के लिए भी है कि लड़के अगर ये समझते हैं कि वो अपनी ज़ात को सेक्रीफाइस करके अपने घर वालों को बना लेंगे, उनकी लाइफ चेंज कर लेंगे, तो एक पॉइंट आएगा जब वो ये बात रिग्रेट करेंगे कि शायद हमने अपनी ज़ात को निगलेक्ट कर दिया। तो सब चीज़ों को लेके बैलेंस के साथ बिल्कुल, पर्सनैलिटी इफेक्ट होगी। ठीक है, पर्सनैलिटी एज अ लास्ट कमेंट मैं यही कहूँ, गर्ल्स जो हैं वो डॉक्टर्स 24-25 ईयर्स में बन जाती हैं, जो डॉक्टर्स हैं या कोई भी प्रोफेशन है 24-25 ईयर्स में, उनको आगे एक्सेल करने से पहले ये है कि वो शादियां कर लें बजाय कि वो उसमें जाएं। अपने प्रोफेशन तो आ गया ना उनके पास। बिल्कुल right, और thank you। यकीनन हमारे देखने वालों को बड़ी मदद मिली होगी, रहनुमाई मिली होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत से जो हमने अजम्पशन की बुनियादों पर अपनी खूबसूरत जो एज का टाइम होता है उसको गुजार देते हैं, वो नहीं गुजारना चाहिए, और अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा गुमान करना चाहिए। अच्छा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साइमा आपका, और बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा और मिसेस खान। यस, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी लेंगे एक ब्रेक, और जल्दी से ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड वी होप आपको बड़ा पसंद आएगा और आप हमें कॉल्स करके जरूर इसमें हमारे साथ एंगेज होंगे। वो ये है जनाब कि बच्चों की परवरिश माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर बच्चे की परवरिश अच्छी हो जाए तो क्रेडिट बाप का, परवरिश बुरी हो जाए तो उसका क्रेडिट माँ का। वो कहते हैं ना कि अच्छा है तो बाप का, बिगड़ा है तो माँ का। यस, ये डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगर औलाद अच्छी है तो बाप की, बुरी है तो माँ की। वैसे तो औलाद की तरबियत में माँ और बाप दोनों की बुनियादी जिम्मेदारी होती है और दोनों मिलकर करते हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर यही होता है कि इस जिम्मेदारी को सिर्फ माँ पर ही छोड़ दिया जाता है। बिल्कुल, और औलाद बड़ी हो जाती है और अगर साले हो, अच्छी हो, और सारा क्रेडिट बाप ले जाता है, लेकिन अगर औलाद बुरी निकले तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माँ को ही ठहरा दिया जाता है। ऐसा क्यों है? ये कहा जाता है माँ ने इसकी ट्रेनिंग की, परवरिश अच्छी नहीं की, लेकिन हकीकत क्या है? औलाद की परवरिश के हवाले से कौन कितना जिम्मेदार होता है, ये एक बड़ा सवाल है। और आज इसी सारी मौजू पर हम बात करेंगे। क्या ये बात दुरुस्त है कि औलाद अच्छी हो तो बाप की और बुरी हो तो माँ की? हमारा पूरा पैनल मौजूद है। यकीनन आप इस टॉपिक की डिस्कशन को भी आप एंजॉय करेंगे। आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और कॉल के ज़रिए अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। क्या वाकई आपके घर में भी ऐसा होता है कि अगर अच्छी औलाद है तो वो बाप की है
और अगर बेटी बेटा या औलाद बिगड़ गई है तो वो फिर अल्टीमेटली माँ की जिम्मेदारी है। यस, सो अनफॉर्चुनेटली। हालांकि यही सवालात हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे, अपने पैनल के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या दोनों की जिम्मेदारी नहीं है अब बच्चों की परवरिश करना, माँ बाप दोनों की, या किसी एक की परसेंटेज में ज़्यादा है, किसी एक की परसेंटेज में कम है। खैर, हमारे गेस्ट जो हमारे साथ हैं, फजल वाहिद साहब है हमारे साथ, माहिर नफ्सियात, सादिया वाइन साहिबा है हमारे साथ, माहिर तालीम, पहले भी हमारे शो का हिस्सा रही हैं। आपको वेलकम करते हैं, थैंक यू। फजल साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। और आयशा हमीद साहिबा और मिसेस खान हमारे साथ कराची से हैं, और हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से एक कपल भी है, मियाँ बीवी हैं, और फिर जब हम उनकी तरफ जाएंगे तो उनका एक्सपीरियंस इस टॉपिक के हवाले से जो आज का हमारा मौजू है वो क्या है, वो क्या समझते हैं कि तरबियत माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है, क्या वो ये भी समझते हैं कि अगर अच्छी औलाद है तो वो बाप की है और अगर बुरी औलाद है तो वो माँ की है। एग्जैक्टली। अब डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और मैं चाहूँगा फजल वाहिद साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट किया जाए। देखिए, साइकी डेवलप करना या हो जाना ये मुआशरे के ही हाथ में है। हमारे इर्द गिर्द का माहौल, हमारे इर्द गिर्द के रिश्ते, खा वो हमारे अपने रिश्तेदार हों या फिर हमसाए हों, दोस्त हों, लेकिन ये एक फ़िक्रा जो आम बड़ा सुनने में आता है और देखा जाता है कि औलाद की परवरिश अच्छी नहीं हुई तो माँ ने नहीं की जी। ऐसा क्यों नहीं कहते जी, बाप ने अच्छी तरबियत नहीं की, या अगर अच्छी तरबियत हो जाए जो कि अल्टीमेट माँ ने की होती है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट बाप को चला जाता है। ये मामला है क्या और क्यों है ये? सबसे पहली बात तो ये कि जिस टॉपिक पे आज हम बात कर रहे हैं ये पेरेंटिंग बोनेंजा का एक छोटा सा हिस्सा है। पेरेंटिंग का एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से जो आपने चूज़ किया। बेसिकली ये जो बात कही जाती है कि जब कुछ बुरा होता है तो उसके ज़िम्मेदार माँ को ठहराया जाता है, लेकिन जबकि कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट फिर हर एक पेरेंट लेने की कोशिश करता है। पुराने ज़माने में शायद ये बात दुरुस्त भी होगी क्योंकि तब जो है ना रोल्स बड़े डिफाइंड और टिपिकल थे। फादर का काम था ब्रेड विन करना और माँ का काम होता था बच्चों की तरबियत करना, लेकिन आज के ज़माने में ये बात बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है क्योंकि वो जो प्री डिफाइंड रोल थे वो अब चेंज हो चुके हैं। अब जो है दोनों पेरेंट्स तकरीबन इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं इन बोथ द थिंग्स, ब्रेड विनिंग में भी और पेरेंटिंग में भी। तो आज के ज़माने में तो ये बात मुझे ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं लगती क्योंकि दोनों पेरेंट्स इक्वली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं इस बात पे आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा ये बात मैं दोहरा चुका हूँ कि परवरिश की ज़रूरत परवरिश करने वालों की है, जिसमें पेरेंट्स जो हैं वो सबसे अहम किरदार अदा करते हैं। तो चलें, आज मौका मिला कि हम कुछ ऐसे रिसर्चेस यहाँ पे शेयर करें, कुछ टिप्स शेयर करें जिससे पेरेंटिंग करने में मदद मिल सकती है और जिससे हमारे आने वाले जो नस्लें हैं उनकी साइकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है वो कुछ बेहतर तरीके से हो सके। तो पेरेंटिंग जो है ये एक सीखने वाला काम है। इस पे जब आप मुनासिब समझे तो हम बात कर सकते हैं कि पेरेंटिंग है क्या, रिसर्चेस क्या कहती है। आज की लेटेस्ट रिसर्चेस अबाउट टीन एजेस या जितनी भी बच्चों की परवरिश है उसके मुताबिक, उसके हवाले से, और पेरेंटिंग टिप्स भी हम कुछ शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम ये सारी चीज़ें ज़रूर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं चाहूँगा मिसेस खान आप बताइए कि ये जो बुरी औलाद होती है या ख़राब औलाद जिसकी तरबियत अच्छी नहीं हो, बेसिकली वो होती कौन सी है? वो औलाद की करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं कि ये समझा जाए कि ये बुरी औलाद है? देखिए, बुरी औलाद नहीं होती, ये माँ बाप की नेग्लिजेंस भी होती है। हर माँ बाप चाहता है कि मेरी औलाद अच्छी निकले। अगर माँ उसको ये अच्छी तरबियत नहीं देगी और फादर का सख्त होना, और माँ हमारे ज़माने में कहा था आने दो तुम्हारे अब्बा को ज़रा मैं बताऊँगी, और अगर बाप की सख्ती डिफाइन नहीं की जाएगी, अगर माँ ये किसी का डरावा नहीं देगी तो क्या होगा कि डरावा बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए कि आने दो तुम्हारे अब्बा को ज़रा देखना, पता चल जाएगा तुम्हें क्या होगा, तुम्हारे साथ कितनी सज़ा मिलेगी। तो हम तो उधर ही सहम जाते थे, डर जाते थे, किताबें लेकर बैठ जाते, रिज़ल्ट हमारा बुरा आएगा तो अब्बा ने तो केस का दो लगा दिया। लेकिन आजकल की माओं को देखो कि वही नहीं इंटरेस्ट ले रही बच्चों में, या बाज़ जगह देखा है कि माएँ बड़ी इंटरेस्ट ले रही हैं, बच्चों को देख रही हैं, पढ़ा रही हैं, टाइमिंग्स का ख्याल, जैसे मेरी बहू है टाइमिंग्स का ख्याल रख रही है, सुला रही है टाइम पर, किधर चला गया इंटरेस्ट पेरेंट्स का? माँ बाप का किधर चला गया इंटरेस्ट मिसेस खान? माँ बाप अरे किटी पार्टी में जा रही हैं, अब ये आपकी ये पार्टी हो रही है, वो पार्टी हो रही है, 11 बजे
11 बजे आपकी दावतें शुरू हो रही हैं। जैसे कल मैं चली गई 9:30 पौने 10 बजे मैं पहुंची, तो 11:30 बजे खाना हकीके का शुरू हुआ हमारी फ्रेंड सर्कल में। तो व्हाट वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, वी आर निग्लेक्टिंग आवर चिल्ड्रन। फिर एक ज़माना ये था कि दादी दादा के पास जाकर कलमे सीखते थे, इस्लामी बातें सीखते थे। दादी दादा नानी नाना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था। अगर मदर इज़ वर्किंग, वो दादी दादा देख रहे होते थे। मदर इज़ इन द किचन, दादी दादा देख रहे होते थे और उनको इस्लामी बातें बता रहे होते थे। वो अब हम कहीं नहीं देखते। ठीक है मिसेस खान, आपका पॉइंट ये है कि बहुत सारा फ़र्क भी आ गया पहले ज़माने का और अब के ज़माने का। आज की माँ शायद ज़्यादा मसरूफ़ है। सादिया वाई साहिबा, ये बुरी औलाद होती कौन सी है, इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, और क्या ये सही सुनने में आता है कि बुरा है तो माँ का और अच्छा है तो बाप का? हालांकि बुरे और अच्छे दोनों की तरबियत माँ ही कर रही बुरे की जगह बिगड़े कर लेते हैं। तो हाँ, जरा मुझे बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच कि आपको को हटा के बिगड़ा कर दिया। मैंने अंदाजा लगाया। थैंक यू सो मच। बुरा ना अजीब सा लग रहा था, जैसे खुदा ना खास्ता अब वो कोई बहुत ही टेरिबल बात हो गई है। उस लाइन में ये यूज होता है ना कि बुरी है, बुरी औलाद है, लेकिन हम इसको बिगड़ी से कर लेते हैं। दैट्स वंडरफुल। असल में होता ये है कि आदमी की एक बड़ी मेल शोविनिज्म किस्म की यू नो मेरे ख्याल में वो पैदा ही उसके साथ होता है कि मैं आदमी हूँ। हालांकि बड़ा मुश्किल है आदमी बनना, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि एक बड़ी ही पॉजिटिव सी बात है कि जो मेल फिनोमेना है वो किसी भी किस्म का ब्लेम लेना पसंद नहीं करता। वो बिल्कुल ये नहीं पसंद करता कि ये कहा जाए कि तुम्हारा जो बेटा है या तुम्हारी जो औलाद है वो एक नेगेटिव रास्ते पर चल रही है। एंड ऑटोमेटिकली माँ के लिए इसलिए बना दिया जाता है कि माँ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी गोद जो है वो एक लैपटॉप नहीं है, बल्कि एक ऐसी टॉप है जिसमें से बच्चे की उधर पॉजिटिविटी जाती है और वहाँ से वो सीखता है। इल्म की पहली दर्स का माँ की लैप को कहा गया, गोद को कहा गया है। तो वो एक्सपेक्ट सारे का सारा ज़माना ये कर रहा होता है, ख़ास तौर पे जो एक चार दीवारी में रह रहा होता है एक घर के अंदर, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो बीवी है एक अदर, जैसे माशाल्लाह ये आपकी ऑसम वाइफ हैं, तो एक्सपेक्ट सारा घर ये करेगा। सास दादा दादी जैसे अभी उन्होंने कहा कहानी सुनाया करते थे, वो थे में थे। अब दादा दादी किसी और किस्म की कहानियाँ सुनाते हैं जो मैं अपने कानों से माशाल्लाह रोज़ सुनती रहती हूँ। वो कहानियाँ बड़ी डेंजरस हैं। उसमें मैंने नोट किया कि वो नेगेटिव अप्रोच होती है उनकी दादा दादी की। सॉरी टू से जितने भी लोग हैं, दादा मैं तो खैर नानी हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से दादी भी बनने वाली हूँ, लेकिन होता है, सारी पर्सनैलिटीज डिफरेंट ऐसा मोस्टली ऐसा होता है। आप किसी एक फाइनल क्रक्स पे जब पहुंचते हैं, जब आप नोट करते हैं कि 90% एक रिजल्ट आ रहा है, तो आप फिर उसको कहते हैं दिस इज़ द फाइनल गो। उसके मुताबिक जो हमारी रिलेशनशिप है वो बच्चों से हटकर माँ बाप तक मुंतकिल हो जाती है। सास ससुर की, दादा दादी की, वो जब मुंतकिल होती है और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो एक लड़की औरत किसी भी सूरत अपने बच्चे की तरबियत नहीं कर सकती जिस तरीके से वो चाह रही होती है। हस्बैंड का काम है ब्रेड अर्नर, वो सुबह जाएगा रात को घर आएगा, लेकिन जो बाकी लोग उस घर में रह रहे होते हैं वो किटी पार्टीज पे जाते हैं या नहीं जाते, लेकिन मोस्टली ये होता है कि घर का माहौल इतना ज़्यादा नेगेटिव होता है, जो उस घर में रह रहे होते हैं वो रिश्ता अपना बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से नहीं निभाते। तो इसकी वजह क्या है? बिकॉज रिश्ते नहीं है आपस के बीच में। जैसे ही बहू घर में आती है ना, और हालांकि देखिए उनका अपने बेटे का बच्चा होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए नवासा या जो भी उसको कहते हैं दूसरे पोता पोती, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो हमारी औलाद के आगे से हिस्से होते हैं। लेकिन हम उनको हिस्सा लेना पसंद को इतना नहीं करते, इसलिए कि हम ये चाह रहे होते हैं कि हम भी तो हैं। अब अगर ये आपका बेटा है या इसका बेटी है तो इसमें मेरी क्या गो होगी? तो मेरी तो ये गो होनी चाहिए कि जब भी ये कहीं जाएं तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि अपना बच्चा साथ लेकर जाओ, मैं केयर नहीं करूँगी, ठीक है। अब एक वर्किंग वुमन जो है वो क्या करेगी अपने बच्चे के साथ? वो खुद उसको भी लेके जाएगी, वर्किंग वुमन है। अब खाली आदमी अर्न नहीं कर सकता, यू हैव टू अर्न, बोथ द पार्टीज हैव टू अर्न। लेकिन प्रॉब्लम ये है ट्रेनिंग में कि ए पार्टी और बी पार्टी बन जाती है, आदमी बेचारा फंस जाता है, बच्चे की तरबियत सफर होती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आयशा साहिबा के बेसिकली रीज़न क्या है? देखिए, बच्चे की परवरिश माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी है। एक सवाल तो हमने पुट कर दिया कि अगर उनकी तरबियत सही नहीं है, बिगड़ी हुई औलाद है, तो वो माँ के हिस्से में आ जाती है, अगर अच्छी तरबियत है वो बाप के हिस्से में आ जाती है। आपके ख्याल में माँ और बाप दोनों की कितनी जिम्मेदारी है कि बच्चों की परवरिश में दोनों का कितना हिस्सा है?
देखिए, माँ और बाप जो हैं वो दोनों ही उस बच्चे के लिए उसकी तरबियत के ज़िम्मेदार हैं। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ बाप जो है वो निगलेक्ट कर रहा है। आप ये जब तक दोनों लोग, कुछ चीज़ें हैं जो बाप की तरफ से आएंगी वो उसकी तरबियत का हिस्सा बनेंगी, कुछ चीज़ें उसको माँ की तरफ से चाहिए जो उसकी पर्सनालिटी को बनने में हेल्प करेंगी। अगर आप ये कहें कि सिर्फ माँ तरबियत कर सकती है और बाप का कोई रोल नहीं है तो ये भी गलत है, क्योंकि बाप को ओन करना है ना, वो बच्चा इन दोनों का है, ना दादा का है, ना दादी का है, ना नाना का है, ना नानी का है। तो मेनली ये जो दो लोग जिन्होंने शादी की है और जिन्होंने बच्चा पैदा किया है, तो मेनली अच्छा एक मिनट दें आयशा साहब, आपने जो पॉइंट रेज किया ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हम ना अपनी डिस्कशन को थोड़ा चेंज करते हैं, इसका रुख वो ये है कि जिम्मेदारी तो दोनों की है, बट कौन कौन सा पार्ट है, बाप का कौन सा पार्ट है, माँ का कौन सा पार्ट है। फजल वाहिद साहब, नाउ इट्स योर टर्न, इस पे रोशनी डालें। देखिए, जहाँ तक बच्चे की ग्रूमिंग ताल्लुक है, जहाँ तक बच्चे की परवरिश का ताल्लुक है, ये दोनों पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है। ये सिर्फ माँ या सिर्फ बाप की ज़िम्मेदारी नहीं है। टाइम कंस्ट्रेंट ज़रूर है। आजकल सिंगल पेरेंट का भी एक कल्चर चल गया और इवन अगर 2 पेरेंट रोल भी है तो उसमें आजकल ज़्यादा तादाद में जो है वो ख़वातीन भी ब्रेड विनिंग में हिस्सा ले रही हैं, वो प्रोफेशनल लाइफ में पार्टिसिपेट कर रही हैं। दैट्स वाई दोनों के पास टाइम कम होता है बच्चों को देने के लिए। सो इट्स नॉट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ टाइम, इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ टाइम। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम समझें, नॉलेज पहले है, स्ट्रैटेजीज़ बाद में है। और नॉलेज में अब लेटेस्ट रिसर्च आ गए हैं, अभी दिस इज़ द परफेक्ट टाइम कि हम इन चीज़ों को सीखें, इम्प्लीमेंट करें और अपने बच्चों की परवरिश करें। अभी रिसेंटली बच्चों की न्यूरोलॉजी पे रिसर्च हुई 4 एरियाज़ में। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन ने रिसर्च की और उन्होंने बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग्स हमें दी। उन्होंने कहा कि जी ये जो टीन्स का जो ब्रेन होता है, स्पेसिफिकली प्रीटीन्स और टीन्स का जो ब्रेन होता है, इनकी रीवायरिंग हो रही होती है ब्रेन की। जैसे आप घर को रिनोवेट करते हैं तो कंप्लीट होने के बाद तो वो हेवन लगता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो हेल लगता है। बिल्कुल इसी तरह जो इनकी ब्रेन की रीवायरिंग हो रही होती है, बेसिकली वो पुराने स्किल्स को टेम्परेरीली लूज़ कर रहे होते हैं और नए स्किल सीख रहे होते हैं। इसलिए इनको स्मॉल एडल्ट्स की बजाय उन्होंने लार्ज चिल्ड्रन का नाम दे दिया। और लार्ज चिल्ड्रन इसलिए नहीं दिया कि उनकी कोई डिसरिस्पेक्ट वो करना चाह रहे थे। लार्ज चिल्ड्रन इसलिए उनको कहा गया कि हम उनको अपने आप से और उनसे बचा सकें। इससे क्या मुराद है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि उनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम लोग दूसरों को हर्ट इसलिए नहीं करते 2 चीज़ों की वजह से, एक है एम्पैथी और एक है गिल्ट। ये 2 चीज़ें चूँकि हमारे होती हैं, इस वजह से हम दूसरों को हर्ट नहीं करते। रिसर्च ने ये बताया, रिसर्च की ये फाइंडिंग्स थी कि टीनेज के बच्चों में जिनकी ब्रेन की रीवायरिंग हो रही होती है, वो जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो वो ये 2 चीज़ें लैक करते हैं, दैट इज़ एम्पैथी एंड दैट इज़ गिल्ट। इस वजह से उनके जो डिसीजंस होते हैं या उनके जो बिहेवियर्स होते हैं वो हमें बहुत ही ऑड लगते हैं, सेल्फिश लगते हैं, लेकिन इसके पीछे उनकी कोई फॉल्टी थिंकिंग नहीं है बल्कि ब्रेन की रीवायरिंग है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग के वक्त उनका जो सेल्फ सेंटर्ड ब्रेन होता है वो ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा होता है बनिस्बत एडल्ट्स के। जब वो डिसीजंस लेते हैं तो वो ये सिर्फ नहीं सोचते कि व्हाट वुड आई डू, वो ये सोचते हैं कि व्हाट वुड द पीपल थिंक अराउंड मी। लेकिन टीनेज के बच्चे जो है ये चीज़ें नहीं सोच सकते, तो वो एम्पैथी और गिल्ट को लैक करते हैं बिकॉज ऑफ द ब्रेन रीवायरिंग। ये जो रीवायरिंग है ये तकरीबन 25 साल की उम्र में जाके कंप्लीट होती है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने फाइंड की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो था कि स्ट्रोक, उन्होंने इसको स्ट्रोक का नाम दिया। और स्ट्रोक का मतलब ये था कि वो अपने पेरेंट्स की फियर और कंसर्न को जजमेंट और क्रिटिसिज्म के तौर पे परसीव करते हैं। उसकी वजह ये है कि पेरेंट्स शायद ठीक तरीके से अपनी बात को कन्वे नहीं करते, बल्कि वो ठीक बात को गलत तरीके से बता रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो परसीव करते हैं उसको क्रिटिसिज्म और जजमेंट के तौर पे। और उसके बाद तीसरी रिसर्च टेम्पल यूनिवर्सिटी ने की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बदनाम ज़माना पेयर प्रेशर के बारे में है। तो पेयर प्रेशर चूँकि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे बड़े अच्छे बच्चों को, फरिश्ता सिफत बच्चों को उनके दोस्तों ने गलत रास्ते पे लगाया, उनको नशे के रास्ते में लगाया, उन्होंने उनको उनकी बिहेवियर्स ख़राब कर दी, तो पीयर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हिट होता है। लेकिन रिसर्च की जो फाइंडिंग थी टेम्पल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली पीयर प्रेशर पीयर्स जो हैं वो आपके बच्चे को चूज़ नहीं करते, बल्कि आपका बच्चा जाके पीयर्स को चूज़ करता है।
वो बेसिकली ऐसी बडीज़ को तलाश करता है, ऐसे दोस्तों को तलाश करता है जो उनको अट्रैक्ट करता है या जो उनकी तरह बनना चाह रहे होते हैं। तो बेसिकली पीयर प्रेशर को सिर्फ इसमें हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते, हमारे बच्चे खुद जाके ऐसे पीयर्स को जो है वो चुनते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने इस रिसर्च में नोट की वो ये थी कि अकेले में ऐसे बच्चों को जब ऑब्जर्व किया गया वीडियो गेम्स में, मिसाल के तौर पे रेसिंग वाली वीडियो गेम्स में, तो वो जब अकेले में ये वीडियो गेम्स खेलते हैं तो उनकी जो डिसीजंस मेकिंग होती है वो काफ़ी रैशनल होती है और वो रिस्क को काफ़ी रैशनल तरीके से देख रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी रूम में उनका कोई दोस्त इंटर होता है तो उनके रिस्की बिहेवियर जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो फिर बड़े इर्रेशनल किस्म की ड्राइविंग उसमें कर रहे होते हैं। तो इससे ये साबित हुआ कि वो एक्चुअली रिवॉर्ड के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, ये वो पॉइंट्स हैं फजल भाई साहब, बहुत अच्छा तफसील से आपने इसको पिन पॉइंट की हर चीज़। देखिए, मोबाइल फ़ोन का होना या जिस तरह फजल वाहिद साहब अभी वीडियो गेम्स का तस्करा कर रहे थे, कुछ स्टडीज़ रिसर्चेस हमारे सामने रख रहे थे, या बिहेवियरल चेंजेस हमारे मोहल्ले से या इलाके से, ये सारी चीज़ें, ये एक तरफ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं कि माँ और बाप का कितना कितना किरदार है इसमें। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे साथ एक कपल है बिल्कुल उनसे बात करते हैं। हमारे साथ फैज़ान और माहा है, इनका एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर ये जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे वही सवाल हम अपने एक्सपर्ट सादिया साहिबा, मिसेस खान और आयशा के सामने रखेंगे। बिल्कुल। तो आप अपना तारुफ तो नाम तो बता दिया हमने, आप क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहेंगे हमारे? जिस तरह इन्होंने कहा था कि बच्चे की परवरिश में माँ बाप का बराबर का हक है, लेकिन मैं जिस तरह मुझे लगता है कि इस तरह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाप सारा दिन 10 घंटे सारा दिन बाहर रहता है जॉब में, और माँ के ऊपर सारी बच्चे की परवरिश होती है। तो माँ भी तो जॉब ही कर रही होती है, घर के काम भी जॉब ही होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब मेरी अपनी अम्मी जो मेरी अम्मी थी तो ना वो कंबाइंड फैमिली में रह के उन्होंने हमारी परवरिश की है, और उस टाइम तो ये काम वाली भी कम होती थी और एक काम भी करना और हमारी परवरिश भी करना। अब तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अब तो है ना काम वाली घर में काम कर रही होती हैं और माँ बाप तो सिर्फ माँ को चाहिए कि बच्चे की परवरिश में सारा टाइम दे। सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं है, ऐसा ही है माँ? नहीं, बिल्कुल हस्बैंड की भी जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को देखें, सिर्फ माँ की थोड़ी जिम्मेदारी होती है। बाप भी उतनी जिम्मेदारी रखता है बच्चों की जितनी माँ रखती है। तो इस बात पे आप दोनों का झगड़ा कितना होता है? काफ़ी ज़्यादा। क्या झगड़ा होता है, ज़रा शेयर करें। इनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, उनकी पढ़ाई वगैरह देखना, उनकी ज़िम्मेदारी देखना, उनकी तरबियत देखना, हर चीज़ मेरी ज़िम्मेदारी। और मेरा होता है कि और कुछ नहीं तो वीकेंड पे तो एटलीस्ट आपका बनता है, लेकिन वीकेंड इनको अपना एंजॉय करना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। और लाइक बहुत छोटी एज में हैं या थोड़े बड़े हैं? किस ओके, हम एक काम करते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा तफसीलन बात करते हैं इनसे। और ये जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नज़र आ रही है मुझे कि वीकेंड ही होता है, वीकेंड में भी बाहर चले जाते हैं। चले ब्रेक के बाद करवा दीजिएगा इन दोनों की। ब्रेक के बाद सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिगड़ी है तो बाप की, गलत तो नहीं बोल रही, वैसे मैं अब यही कहूँगी, बिगड़ी है तो बाप की, अच्छी है तो माँ की, औलाद की, बिगड़ी है तो माँ की, अच्छी है तो बाप की। बहुत कंफ्यूजिंग है वैसे, क्योंकि तरबियत में बहुत सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं। और ये वाकई सोसाइटी भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। और फिर अब तो मोबाइल जो है वो एक ऐसे मौजूद है ना घर में की जड़ ये मोबाइल खुद भी माँ लगी होती है मोबाइल पे, बच्चों को भी लगाया हुआ है मोबाइल पे, तो परवरिश किधर से साबित होता है कि सिर्फ ये नहीं कह सकते कि बिगड़ गई तो माँ ने बिगाड़ा, बिगड़ गए तो सोसाइटी ने और मोबाइल ने बिगाड़ा। अच्छा, माँ और फैज़ान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, तो क्या मतलब लाइक आपकी इसी बात पे लड़ाई होती रहती है, वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते, या वो तो कहते हैं कि जी अल्टीमेटली माँ की जिम्मेदारी है पूरा घर बच्चे संभालना? नहीं, वो तो बेशक मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन ये भी तो है बेशक रात को 9 बजे घर आए, घर आके मोबाइल यूज़ करने से बेहतर नहीं कि अपने बच्चों से पूछा जाए क्या कि बच्चों ने सारा दिन क्या किया है, स्कूल में कैसा टाइम रहा है, एकेडमी कैसा टाइम रहा है,
या मामा के साथ बदतमीजी नहीं की, घर में अगर कोई आया तो उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखा ही नहीं। अच्छा, ये तो पेरेंट्स। फैजान, आपको कितना टाइम देते हैं? जितना बच्चों को देते हैं उससे बहुत कम। उससे अब ये देखिए, बच्चों को तो देते नहीं, मोबाइल को ज्यादा टाइम। क्यों जी फैजान साहब, ये क्या मसला है, ये क्या प्रॉब्लम, क्यों टाइम नहीं देते? काम का बर्डन बहुत ज्यादा, क्या चक्कर है? यार सारा दिन की हेक्टिक रूटीन के बाद बंदा जब घर आता है, मोबाइल आपको पता और थकाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मोबाइल थकाता है, लेकिन मोबाइल बंदे का माइंड रिफ्रेश भी कर देता है। अच्छा, बीवी बच्चे रिफ्रेश नहीं करते? बीवी बच्चे फ्रेश नहीं करते, माइंड मोबाइल करता है। ये तो गलत बात है। लड़ाई होनी है पक्की। सादिया साहिबा क्या कहेंगी? इससे पहले कि आपस में लड़ने लग जाए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक गाना है माँ दा लाडला बिगड़ गया। मजाल है, उधर भी कहा हो कि बाप का लाडला बिगड़ गया, तो लाडला वो माँ का होता है और जब वो बिगड़ता है तो माँ पर ही आएगा। गाने भी उसकी तरफ जाते हैं। असल में माँ का रोल क्योंकि एक बहुत ज़्यादा बड़ा है और माँ का रुतबा बाप से बहुत ज़्यादा आगे है, बहुत ज़्यादा, तो उस बेचारी को फिर हर तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। मिसेस खान, ये सारी डिस्कशन आपने सुनी, आपने देखा कितने पॉइंट ऑफ व्यूज़ आए। ये हमारे साथ एक कपल भी मौजूद है, वो भी लड़ रहे हैं कि किसकी जिम्मेदारी किसकी नहीं। आपके ख्याल में कहाँ लैग कर रहे हैं हम? क्या ये मोबाइल ने सारे मामलात बिगाड़ दिए हैं या हमारे अपने बहुत ज़्यादा? बिल्कुल सही है जी जी। नहीं, हमारे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा कसूर है। आजकल हम बड़े पैम्पर्ड बच्चे हो गए हैं, हम लोग अपने बच्चों को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। पहले होता था ज़माना कि तुम ये होमवर्क करोगे, ये अचीव करोगे, ये फर्स्ट डिवीज़न सेकंड थर्ड में से आओगे तो हम ये लेकर देंगे, हम हाँ तुम जो कह रहे हो वो गैजेट या वो डिवाइस या व्हाटएवर इट इज़ हम आपको ले देंगे। अब बच्चा कहता है मैं तो होमवर्क जब करूँगा कि मुझे एक वहाँ से डील मंगा दें, होमवर्क जब करूँगा जबकि आप मुझे ये कर देंगी। होमवर्क तो अभी पहले मुझे अपने मोबाइल से खेलने दे, आधा घंटा टाइम दे। और माँ बाप जी में जी लगा रहे, ये नहीं कि एक कस के एक दफ़ा थप्पड़ भी लगा दो ताकि पता चल जाए अगर तुम ना करोगे तो एक थप्पड़ भी लग सकता है। पहले ज़माने में लगाते थे, अब माँ बाप क्यों नहीं सख्ती करते? ज़रा सी सख्ती करना भी सीखो। सख्तियाँ नहीं की जा रही, बच्चों को पनिशमेंट्स नहीं, ज़रा सी पनिशमेंट टीचर ने अगर दे दी तो बाप के माँ बाप चले गए प्रिंसिपल के पास। अब दोनों की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर या माँ का डर रखा जाए या बाप का डर ज़रूर रखा जाए। बाप का डर ज़रूर, माँ तो सारा वक्त रहती है ना, वो ज़रूर कहे देखना तुम्हारे अब्बू आएंगे या तुम्हारे फादर आएंगे या पापा आएंगे तो देखना तुम्हें क्या शिकायत करती हो, क्या असर होता है। बस इतना कह दे और इतना डर रखे और बाप भी आके आंखें दिखाए। हमारे अब्बा आके पूरा हमारा रिजल्ट नहीं देखते थे या पढ़ाते नहीं थे, बस वो एक नज़र लाओ होमवर्क ज़रा दिखा दो, ज़रा होमवर्क ले आओ, उसी में हमारी जान निकल जाती थी कि हम पढ़ कर रखते थे, होमवर्क करके रखते थे कि वो 10 मिनट लेंगे ज़रूर हमसे। तो ये चीज़ें बाप आजकल नहीं कर रहे। बिल्कुल, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। बाप का डर होता है और बच्चे डरते भी ज़्यादा बाप से ही है। माएँ हमेशा यही धमकियां लगाती हैं, बाबा आएंगे तो जो है उनको मैं शिकायत लगाऊंगी। आयशा, बाप का डर खत्म हो गया है। जी जी बिल्कुल। आयशा साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं, खामोशी से सोची जा रही हैं, लगता है उन्होंने बहुत से पॉइंट सोच रही हैं। तो आयशा साहिबा, आपके ख्याल में ये जो हम सारी डिस्कशन कर रहे हैं, आप किसको जिम्मेदार समझती हैं? देखिए, पहले तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चा बिगड़ गया। अब बिगड़ने की डेफिनेशन क्या है? क्या बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा तो वो बिगड़ने में आता है? क्या बच्चा अगर टाइम पे नहीं सो रहा तो ये बिगड़ने में आता है? बिगड़ने की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरा फिर यहाँ पे आता है कि जी हम ये तो कह रहे हैं कि माँ जो है वो उसके ऊपर है कि वो तरबियत करे, मगर आप माँ को इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। तो जो पहली आपकी दरगाह है, जो पहला जहाँ से बच्चे ने लर्न करना है, बच्चे देख रहा है कि उसकी माँ को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो आपका ख्याल है कि वो बच्चा अपनी माँ की रिस्पेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। फिर ये जो माँ और बाप के क्लैशेस वो बच्चा देख रहा है। अब आप इतनी सी छोटी सी बात पे कि सपोज़ बच्चे ने होमवर्क नहीं किया और उस पर आप एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, ये ब्लेम गेम चल रही है कि जी ये तुम्हारी वजह से है, ये तुम्हारी वजह से है, तो वो उसकी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो छोड़ के जा रहा है। मोबाइल पे देखता है बाप को मुसलसल मोबाइल फोन यूज़ करना, और माँ के पास तो वक्त नहीं होता है सच, तो वो फिर वही करेगा सब कुछ। अच्छा देखिए, अच्छा नहीं, अब वो करेगा या नहीं करेगा ये तो दूर की बात है ना। अभी आप उस पॉइंट पे, उस जगह पे देखेंगे जब माँ बाप आपस में लड़ रहे हैं तो वो बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो बात ये है कि पहली चीज़, जब आपने बच्चा पैदा कर लिया तो अब आप उसके माँ बाप बन गए। माँ बाप का मतलब है कि आपने उसके सामने आपके जो भी इख्तलाफात हैं, जो भी मसले हैं, ये आप उसके सामने नहीं डील करेंगे। अगर आप उसके सामने लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, तो बच्चा इस चीज़ का, जैसे अभी किसी ने कहा कि बच्चे बहुत चालाक हो गए हैं,
हाँ, वो बच्चों को पता है कि ठीक है बाप से बात किस तरह मनवानी है और माँ से बात किस तरह मनवानी है। तो मेनली दोनों को, माँ बाप की दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चे के ऊपर वो ये शो करें कि हम एक हैं। हम तुम्हारी कोई भी जो गलत बात है उसको नहीं मानेंगे। चाहे वो माँ मना कर रही है, वो ना है, वो बाप उस चीज़ को चेंज नहीं करेगा अगर माँ ने मना कर दिया। और माँ ये समझे कि हाँ वो उस बच्चे का बाप है और वो अगर किसी चीज़ से मना कर रहा है तो वो उस बच्चे के बेनिफिट के लिए है, लॉन्ग रन में उसी के काम आएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं फजल भाई साहब चाहूँगा, नाउ लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस। अब वो कहते हैं ना, एग्जांपल आई डोंट नो फिट बैठेगी कि नहीं, कि अगर चोर को या किसी मुलजिम को किसी को पकड़ना है ना, तो उसके माइंड से आगे जाके सोचना पड़ेगा कि अच्छा मैं कहाँ से आगे इसको पकड़ूं और कैसे इसकी परवरिश करूं और किस तरह बुरी बातों से इसको दूर रखूं। तो अगर फजल भाई साहब सॉल्यूशंस की तरफ आया जाए कि हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों को, इन मसाइल को ओवरकम करें, तो उस पर रिसर्चेस क्या कहते हैं, क्या तरीका अपनाना चाहिए? जमील भाई, बिफोर वी गो टू द सॉल्यूशंस, मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा क्विकली। एक तो नहायत एहतराम के साथ मैं डिसएग्री करूँगा एक चीज़ के साथ, चूँकि परसेप्शन बिल्डिंग हो रही है लोगों की। फियर और ग्रीड ये पुराने ज़माने की टूल्स थे, ये काम करते थे पहले ज़माने में, लेकिन अब नहीं करते ये काम। ये ऑब्सलीट हो चुके हैं ये टूल्स। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए अब आपको फियर या ग्रीड की ज़रूरत नहीं होती, आपने सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस अलाइन करने होते हैं उनके एक्शंस की उनके दिमाग में। अगर आप फॉर एग्जांपल आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो स्टीव जॉब ने आपको डराया भी नहीं था और आपको लालच भी नहीं थी और अपनी बात आपसे मनवा ली, क्योंकि उसको वो तरीका आता है कि कन्विंस करने का कि उनकी बात मानने में आपका ज़ाती फ़ायदा है। सो यू आर डूइंग इट विदाउट इट हिज माइक्रो मैनेजमेंट। एक चीज़, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो मोबाइल का आप लोग जिक्र कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग ने एक लेटेस्ट रिसर्च किया। उन्होंने कहा बच्चों के हाथ में मोबाइल और स्क्रीन ऐसा ही है जैसे आप टेररिस्ट को न्यूक्लियर वेपन थमा दें। उसकी वजह ये है कि ADHD एक बीमारी हुआ करती थी जो काफ़ी रेयर परसेंटेज में हुआ करती थी बच्चों के अंदर। ADHD में ये होता है कि बच्चे फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन स्पैन उनका छोटा हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है और बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। अब ये जो टेक्नोलॉजी यानी टेक ड्रिवन हाइपर स्टिमुलेशन है जो ब्रेन की, इसने ADHD बीमारी में एक्सपोनेंशियली इजाफा कर लिया। और अब क्लास में जाके टीचर को ये नहीं पूछना पड़ता कि किसको ADHD है, बल्कि ये पूछना पड़ता है कि किसको ADHD नहीं है। ADHD लाइक इम्पैक्ट्स ही क्रिएट करता है ब्रेन की न्यूरोलॉजी में, वो एरियाज ये स्टिमुलेट करता है ये स्क्रीन जो ADHD लाइक इम्पैक्ट्स क्रिएट करता है बच्चों में। यानी वो किताब पे तवज्जो नहीं दे पाते क्योंकि स्क्रीन पे कहीं मैसेज ना आया हो जो उन्हें चेक करना है, वो कहीं एक जगह पे बैठकर होमवर्क नहीं कर पाती क्योंकि स्नैपचैट पे कोई मैसेज आया हुआ है, नोटिफिकेशंस आई हुई हैं। तो ये जो टेक ड्रिवन हाइपर स्टिमुलेशन है हमारी, ये इंतहाई ख़तरनाक है। इसके लिए हमें इसकी स्ट्रैटेजी पे हम ज़रूर बात करेंगे कि फिर क्या किया जाए। कमिंग बैक टू द सॉल्यूशंस, अब किया जाए। देखें, ये ब्लेम गेम की बुनियादी वजह ही ये है, माँ पे इल्ज़ाम इसलिए लगाता है बाप, या बाप पे माँ इसलिए इल्ज़ाम लगाएगी क्योंकि ऑलरेडी बिगाड़ पैदा हो चुका है। अगर बिगाड़ नहीं होगा तो ये इल्ज़ामात भी नहीं होंगे और ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पेरेंट होता है, पेरेंट माँ या पेरेंट बाप नहीं होता, पेरेंट होता है। इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या जाए? देखें, सबसे पहली बात ये कि हम जज्बात की बजाय आराम से बात करना सीखें अपने बच्चों के साथ। जैसे आपने नोट किया होगा कि जैसे आपने नोट किया होगा कि कोई पुलिस वाला जब वो बदतमीज़ी के साथ आपको रोकता है, आपने सिग्नल ब्रेक किया, लेकिन जब वो बदतमीज़ी करता है आपके साथ तो आप अपनी गलती पे फोकस की बजाय उसकी बिहेवियर पे फोकस करते हैं और आपको अपनी गलती भूल जाती है, हालांकि आप सिग्नल तोड़ चुके होते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो पुलिस वाला जो बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ आपको आपका टिकट थमाता है तो आपके जहन में ये बात बैठ जाती है कि मुझे सिग्नल आइंदा नहीं तोड़ना। इसी तरह माँ बाप जब बच्चे की किसी गलती पे बुरा रवैया पेश करते
करते हैं, बैड बिहेवियर शो करते हैं, तो उनका फोकस जो है अपने बिहेवियर से डाइवर्ट होके पेरेंट्स की बिहेवियर पे चला जाता है और वो फिर रैशनलाइज करते हैं, वो फिर उसको जस्टिफाई करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि पेरेंट्स को जज्बात की बजाय आराम से बात करने की ज़रूरत है, इससे रिस्पेक्ट कम होती है बच्चों की नज़र में। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चे जो है वो बोलते कम है और शाउट ज़्यादा करते हैं। अब पेरेंट्स को ज़रूरत है कि अपने आप को वो इतना स्ट्रेंथन करें, क्योंकि उनकी शाउटिंग भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, उनको यही आता है, ये उनकी बेस्ट स्ट्रैटेजी है, बिकॉज इट वर्क्स फॉर देम। तो पेरेंट्स में ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि उनकी शाउटिंग को आराम से सुने, क्योंकि शाउटिंग के फ़ौरन बाद जब उनकी शाउटिंग ख़त्म हो जाएगी वो बड़े आराम से अपना मुद्दा आपके सामने बयान करेंगे और फिर आप उसको सुन लें। तीसरे नंबर पे जो गलती बहुत बड़ी पेरेंट्स करते हैं वो बच्चों के चीखने के बदले में चिल्लाते हैं, चीखते हैं। ये उससे ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं। बच्चों के चीखने पे चिल्लाना, जी, ऊंची आवाज़ में, बिल्कुल। तो ये ऐसा ही है जैसे आप आग को तेल से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतहाई गलत बात है। इससे आपके मसले जो है वो हल कभी भी नहीं होंगे और इससे मसाइल बढ़ते हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि समझने की ज़रूरत है। अगर आप 1 मिनट दें मुझे भाई साहब, जी 1 मिनट दें। हमारे साथ कॉलर हैं अलीना, जल्दी से उनसे बात कर लेते हैं। अलीना, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहना चाहेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कहना चाहती हूँ, आपका एक तो ये टॉपिक जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे डिस्कशन होनी जो है मेरे ख्याल में कि वो सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। घर जो होता है वो बच्चे की पहली मतलब स्कूलिंग होती है एक तरह से, और जिस तरह कहा जाता है कि माँ की गोद एक दर्स का है, सही। लेकिन मेरे ख्याल में कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी में माँ पे डाल दी जाती है और छोड़ दिया जाता है माँ पे, ये कह के कि यही तरबियत करें। मेरे ख्याल में माँ बाप को एज अ टीम अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए, और उनका अपना एक दूसरे के साथ जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि उनके बच्चे की पर्सनालिटी उस तरह से कैसे डेवलप होगी। जिस तरह से फादर मदर के साथ या मदर फादर के साथ बिहेव कर रहे होंगे, जो उनकी टोन होगी, जिस तरह से वो एक दूसरे से हम कलाम होंगे, बच्चे वही पिक करते हैं। बच्चे वही अल्फाज सबसे पहले पिक करते हैं और बच्चे टोन भी वही पिक करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अलीना, आर यू मैरिड? यस आई एम, और मेरी 7 साल बेटी है, और मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि एक फादर का रोल जितना इम्पोर्टेंट होता है, मतलब माँ का भी उतना ही इक्वली होता है। मतलब आप और आपके हस्बैंड जो हैं दोनों मिलके अपने बच्चों की परवरिश में हिस्सा लेते हैं और ये नहीं समझते कि किसी एक की जिम्मेदारी और दूसरे की नहीं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब अगर हमारा कोई ऐसा नहीं होता कि घर में लड़ाई ना हो या हीटेड आर्गुमेंट्स ना हो, अगर हमारे हीटेड आर्गुमेंट होते भी हैं तो हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चों के सामने ना हो। वेरी नाइस। बच्चों के सामने आपको एक महज़ब तरीके से रहना चाहिए, ताकि वो भी सोसाइटी में जब मूव करें तो वो दूसरे इंडिविजुअल्स को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें, उनको अच्छे तरीके से डील करें। हमारे यहाँ ये होता है कि हम एक दूसरे को भी बुरी तरह ट्रीट भी कर रहे होते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि स्कूल्स में उनकी तरबियत की जाए, स्कूल्स में उनको मैनरिज्म सिखाया जाए। इट्स अ ट्रायंगल, स्कूल, पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। तो मेरे ख्याल में कि ये एक एज अ फैमिली यूनिट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वालिद की भी उतनी ही है जितनी वालदा की होती है, और आप किसी को ब्लेम गेम नहीं आप किसी के साथ खेल सकते। सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अलीना। बड़े अच्छे पॉइंट, और यही इसी पर हम डिस्कशन भी कर रहे हैं जो हमारा अब एंडिंग की तरफ जा रहा है कि दोनों की जिम्मेदारी है, माँ और बाप दोनों की। सादिया साहिबा, लास्ट कमेंट, आप भी समझती हैं कि दोनों की जिम्मेदारी है या सिर्फ माँ या सिर्फ बाप? ये तमाम बातें जो यहाँ पर एक पिछले घंटे से हो रही हैं, एंड मेरे रिजल्ट जो मेरे पास आया है वो ये है कि ट्रेनिंग बच्चों की नहीं बल्कि माँ बाप की करनी पड़ेगी। हमें ऐसे सेशंस लेने चाहिए जिसमें माँ बाप को और स्पेशली जो पेरेंट्स बनने वाले हैं उनको इकट्ठा किया जाए और उनके दिमाग में ग्रिल इस्तेमाल की जाए और ड्रिल इस्तेमाल की जाए और बताया जाए कि अच्छाई क्या है। मैं तो कहता हूं यूएसबी स्लॉट लगा दें, प्लीज डू यूएसबी में सारा कुछ ऐड कर दे और उनके दिमाग में लगा दें। वो मिशन इम्पॉसिबल 6 आ रही है, उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। अदरवाइज अगर पेरेंट्स की ट्रेनिंग ही नहीं है तो बच्चे क्या ट्रेन होंगे। इसलिए पानी को ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर तो एक ही दफा जाएगा। जब ऊपर से ही पानी गंदा आ रहा है तो नीचे क्या करेंगे। और फैजान और माहा, आप लोगों को कुछ समझ लगी, कुछ सीखा आपने, कुछ सवाल है तो कीजिए।
या हम मिसेस खान से कहते हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आपको- आएगी, आप मिसेस खान से कहेंगे कि वो आपको समझाए, और फिर पता है फिर मिसेस खान कैसे समझाती है। अब जिस तरह ये मुझे डांटती कह है रही वो बकायदा। थी, अब जिस तरह ये मुझे ब्लेम कर रही है वहाँ के है ना, ये सारी मेरी नहीं, है ना यहाँ गलती है कि मैं कह रही हूँ कि भाई पेरेंट्स को क्यों, पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं। बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि पेरेंट्स का अदब करो, बड़ों का अदब करो, शुरू से उनके दिमाग में ये ड्रिल करें, आप ये उनके दिमागों में ड्रिल करें। और आप उनको ऐसे गैजेट्स क्यों खेलने दे रहे हैं? बात तो सुनिए आप मिसेस क्यों खान, दे रहे हैं? ये जो फैजान और माहा है ना, इनका प्रॉब्लम ये है कि फैजान ये कहते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी सारी जो है वो माह की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। माँ ये कह रही है कि हफ्ते में एक दिन वीकेंड भी होता है, तो तब भी जो है वो फैजान बच्चों को टाइम नहीं देते, 10-10, 12-12 घंटे उनके बाहर गुजरते हैं। तो इनको समझाए ना थोड़ा। दिस इज वेरी रॉन्ग। थोड़ा सा टाइम, वो आपको थोड़ा सा एक अच्छा टाइम देना चाहिए बच्चों को, क्वालिटी टाइम दें, थोड़ा सा टाइम दें जिसमें उनके अंदर थोड़ा सा खौफ और डर हो। सारा दिन माँ के पास रहते हैं, माँ शाउट भी करती है, वो उनको कोई ऐसा नहीं। बाप का एक डर बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक चीज़ के भाई ये गैजेट्स वगैरह जो हैं इनको एक तरफ कर दो ज़रा, उनको 5-6 साल तक उनको इतना मत बताओ। एक मोबाइल क्यों आप दिए, मोबाइल क्यों देती हैं आप हर वक्त, क्यों देती हैं? व्हाट्स द रीजन? बिल्कुल। कि कुछ बच्चा रो रहा है, लो मोबाइल ले लो, मोबाइल ले लो, क्यों मोबाइल ले लो? आपकी बातें सुन के, आपकी बातें सुन के फैजान कह रहे हैं माँ को कि आज के बाद मैं भी ख्याल रखूंगा तुम्हारे साथ, वैसे ही रहूंगा जैसे तुम चाह रही हो, और मैं पार्टिसिपेट करूंगा। फजल वाल साहब, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, तो लास्ट कमेंट आपकी तरफ से। आप वो दें जी, बच्चों की जो जी, चीजें फजल होती वाल हैं, साहब। जो उनके माइंड को डेवलप करती हैं, वो ठीक है मिसेस खान। एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि हम बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल करने की बजाय अगर उनको हम सेल्फ कंट्रोल सिखाएं तो वो सारी ज़िंदगी, ये बिल्कुल वो जैसे एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है कि डोंट गिव हिम अ फिश, टीच हिम हाउ टू फिश। अब बच्चों को सेल्फ कंट्रोल कैसे सिखाया जाए? बच्चों के डिसीजन हम बचपन से ले रहे होते हैं कि इसको खाने के लिए क्या देना है, इसको टॉय कौन सी लेके देनी है, इसके लिए कपड़े कौन से लेने हैं। लेट देम मेक डिसीजन। गलत डिसीजन अच्छे तरीके से लिया जाए तो वो बेहतर है, अच्छा डिसीजन जो कि गलत तरीके से लिया जाए। तो ये डिसीजन मेकिंग यानी कि बच्चों को हम उनके छोटे छोटे डिसीजन लेने दें। डिसीजन से पहले हम उनको बता दें कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उनको हम प्रोज एंड कॉन्स को मेजर करना सिखा दें, वे करना सिखा दें, ताकि वो बचपन से अपने डिसीजंस लेने की उनको प्रैक्टिस हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आयशा साहिबा, आपकी तरफ से लास्ट कमेंट। सिर्फ ये कि औलाद बहुत बड़ी नेमत है और आप इस नेमत को एज ए नेमत समझ के उसकी तरबियत करें, क्योंकि आपसे आखिर में ये सवाल किया जाएगा कि आपने उस औलाद की कैसी तरबियत की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अल्लाह ना करे उसके साथ बुरा होगा तो माँ बाप दोनों सफ़र करेंगे। उस वक्त आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये तुम्हारी वजह थी या मेरी वजह थी। औलाद का दुख जो है वो बहुत बड़ा दुख होता है और वो किसी को ना अल्लाह दिखाए, मगर अगर वो ऐसा होता है तो फिर ये चाहे आप कुछ भी ब्लेम कर लें, रिजल्ट्स तो इन द एंड आप ही को फेस करें। ऑल राइट जी, ऑल राइट, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच फजल वाइद साहब, सादिया वाइन साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एंड वी होप आपको थोड़ी समझ भी आई होगी। बच्चों को अटेंशन देना बहुत जरूरी है, टेंशन बिल्कुल नहीं देनी बच्चों को। अब आयशा साहिबा, मिसेस खान, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया। कल का शो देखना आपने नहीं भूलना, डोंट मिस इट, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं कल। जी हाँ, और आपको भी हम शामिल करेंगे लाइव कॉल के जरिए। आज की शो से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बच्चे की तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और ये माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी होती है। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।